नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं ऋतु अंकुश प्रधान। यहां पर हम आपको किसान, खेती-बाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। साथ ही बताते हैं देश भर में हो रहे कुछ खास हलचलों के बारे में। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे चावल उत्पादन के आंकड़ों के बारे में। जानेंगे ओपन मार्केट सेल स्कीम से गेहूं की खरीद में आए इजाफे को। बताएंगे कपास बीज की घटती कीमतों के बारे में। समझेंगे बेमौसम बारिश और ओलों का फसलों पर प्रभाव। साथ ही बताएंगे उत्तर प्रदेश के राज्य युवा नीति की खास बातें। अमेरिकी कृषि विभाग ने देश में चावल उत्पादन और निर्यात के नए अनुमान लगाए हैं। अमेरिकी कृषि विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान देश में चावल का उत्पादन 10.30 करोड़ टन हो सकता है। साथ ही चावल निर्यात में लगभग 85 लाख टन का अनुमान लगाया गया है। अमेरिकी कृषि विभाग ने साल 2015-16 के लिए भारत में चावल उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी की है। यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत में चावल उत्पादन 10.30 करोड़ टन रहने का अनुमान है। हालांकि चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल देश में पिछले साल के मुकाबले कम चावल पैदा होगा। यूएसडीए के मुताबिक पिछले साल देश में 10.54 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा यूएसडीए ने साल 2015-16 के लिए भारत से चावल निर्यात अनुमान में भी इजाफा होने का अनुमान लगाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फसल वर्ष अक्टूबर से सितंबर के दौरान भारत से 86 लाख टन चावल निर्यात हो सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरने और तेज हवाओं के चलने के कारण रबी फसलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम की स्थिति में सुधार आने के बाद रबी फसलों को कहां कितना नुकसान हुआ है, इसका जायजा लिया जाएगा। असमय बारिश होने और ओलों के गिरने से रबी फसल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान से क्विट के चेयरमैन ज्योति कांडा के मुताबिक हाल ही में बेमौसम बरसात और ओले गिरने के साथ ही तेज हवाओं के चलने से सरसों की फसल को नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। खराब मौसम की स्थिति में सुधार आने के बाद कहां कितना नुकसान हुआ है, इसका जायजा लिया जाएगा। इस समय अधिकांश राज्यों में रबी की कई फसलें खेतों में कटाई पर चल रही हैं। वहीं राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल राज्य में तकरीबन 34.94 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते सरसों का कुल उत्पादन केवल 28.78 लाख टन हुआ था। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने इस साल वैश्विक स्तर पर कपास का उत्पादन घटने का अनुमान जारी किया है। वहीं कपास उत्पादन में कटौती भारत के कपास निर्यात में भी कमी ला सकती है। यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान दुनिया भर में कपास का उत्पादन 218.19 लाख टन रह सकता है। इससे पहले फरवरी की रिपोर्ट में इस साल के लिए 220.72 लाख टन कपास का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था। यूएसडीए के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान दुनिया भर में 259.41 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ था। यूएसडीए ने साल 2015-16 के दौरान भारत और पाकिस्तान में भी कपास के उत्पादन में कटौती का अनुमान लगाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कपास का उत्पादन 58.34 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि फरवरी की रिपोर्ट में भारत में 60.52 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा भारत से कपास निर्यात भी घटने की आशंका लगाई जा रही है। यूएसडीए के मुताबिक इस साल भारत से कपास का निर्यात सिर्फ 11.97 लाख टन रहने का अनुमान है। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलवाने में मदद करने वाली कृषि सेवा कंपनी अक्षमाला अगले महीने 1000 नए कृषि क्लिनिक खोलने वाली है। इससे देश के 300 जिलों में 60,000 युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही 6 लाख किसानों को विभिन्न किस्म की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।
कृषि सेवा कंपनी अक्षमाला के मुख्य कार्यकारी और संस्थापक भागीदार अशोक प्रसाद ने कहा है कि अक्षमाला अप्रैल महीने में 1000 कृषि क्लिनिक खोलने और करीब 6 लाख किसानों को विभिन्न किस्म की सेवाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है। कंपनी ने कहा है कि अतिरिक्त क्लिनिक खोलने से अगले 30 महीनों में देश के 300 जिलों में 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के अंत तक आय दोगुनी होकर 7.5 करोड़ रुपए हो जाने की उम्मीद है। कपास किसानों को राहत देते हुए सरकार ने कपास बीज के पैकेट के दाम घटा दिए हैं। 450 ग्राम के कपास बीज का पैकेट 800 रुपए में दिया जाएगा। सरकार ने 2016-17 सत्र के लिए 450 ग्राम के कपास बीज के पैकेट के लिए 800 रुपए की कीमत तय की गई है। इसमें प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को रॉयल्टी के रूप में 49 रुपए का भुगतान करना होगा। इससे किसानों को लाभ होगा। हालांकि अमेरिकी जीव प्रौद्योगिकी कंपनी मेंसेंटो के भारतीय कारोबार पर प्रभाव पड़ सकता है। कपास किसानों ने साल 2015-16 सत्र में कपास बीजों के लिए 830 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति पैकेट कीमत दायरा तय किया है। कृषि मंत्रालय ने रॉयल्टी मूल्य समेत कपास बीज कीमतों के नियंत्रण को लेकर पिछले दिसंबर में आदेश जारी किया था और बीज कीमत की सिफारिश के लिए समिति गठित की गई थी। मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में बीटी कॉटन के बोलगार्ड 2 किस्म के बीटी कपास बीज के पैकेट की कीमत 800 रुपए प्रति पैकेट तय किए हैं। इसमें 49 रुपए रॉयल्टी मूल्य शामिल है। सरकारी स्टॉक ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री में जोरदार इजाफा देखा जा रहा है। फरवरी महीने के अंत तक करीब 67 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई है। सरकारी स्टॉक में से ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री में इस साल जोरदार इजाफा देखने को मिला है। सभी राज्यों में जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में फरवरी के अंत तक सरकारी स्टॉक में से ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 66.83 लाख टन गेहूं की बिक्री हो चुकी है, जबकि साल 2014-15 में पूरे वित्त वर्ष के दौरान 42.37 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई थी। यानी एक महीना शेष रहते हुए इस साल गेहूं की बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 58% बढ़ चुकी है। वहीं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत इस साल चावल की बिक्री 92,000 टन रह रही है। किसानों के लिए एक खुशखबरी है। एलपीजी सब्सिडी की तरह ही उर्वरक सब्सिडी भी जल्द ही किसानों को उनके बैंक खातों में मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उर्वरक सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की सुविधा शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। डीबीटी के तहत सब्सिडी राशि सीधे लाभान्वित किसानों के बैंक खाते में डाली जाती है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने सम्मेलन एडवांसिंग इंडिया के अवसर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अब उर्वरक और खाद्य जैसी अन्य सब्सिडी में इसका इस्तेमाल करना है। इसे धीरे धीरे व सोचे समझे तरीके से किया जाएगा ताकि किसी तरह की बाधा नहीं हो और न ही वास्तविक लाभान्वितों के लिए कोई परेशानी हो। आधार देश के नागरिकों को जारी विशिष्ट पहचान संख्या है। फिलहाल इसका इस्तेमाल एलपीजी सब्सिडी स्थानांतरण व सरकार के कुछ अन्य कार्यक्रमों में किया जाता है। आधार के इस्तेमाल से प्रशासन व राजकाज में काफी कुशलता आएगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी किसानों और आम जनता के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के अंदर नव प्रवर्तन उत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ, जो 19 मार्च तक चलेगा। इस उत्सव में देश के कई हिस्सों से किसान नए प्रकार के विकसित बीजों और कृषि उपकरणों को प्रदर्शित करते नजर आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश डायरी में। आध्यात्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से यमुना नदी के किनारे आयोजित किए गए वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोजन स्थल पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का भी निर्देश दिया है। आध्यात्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग एओएल की ओर से यमुना के किनारे 3 दिवसीय वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कुछ शर्तों के साथ आयोजन की इजाजत दी। इसके लिए एनजीटी ने संस्था पर एनवायरमेंट कॉर्पोरेशन यानी पर्यावरण मुआवजा के तौर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही एनजीटी ने इको सेंसिटिव जोन में संस्था को फेस्टिवल की इजाजत देने में अपनी कानूनी जिम्मेदारी न निभाने के लिए डीडीए पर 5 लाख और डीपीसीसी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया।
आर्ट ऑफ लिविंग की गतिविधियों के कारण फ्लड प्लेन से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई। नदी के नेचुरल फ्लो, खरपतवार, वनस्पति को नष्ट किया गया। जल जीवों को डिस्टर्ब करने के साथ वाटर बॉडीज और वेस्टलैंड्स को नष्ट किया गया। साथ ही वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियों की वजह से यमुना के फ्लड प्लेन और जल जीवों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए एनजीटी ने आयोजन स्थल पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का निर्देश दिया है। इस पार्क को विकसित करने पर होने वाले खर्च का भुगतान भी आर्ट ऑफ लिविंग और डीडीए को करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ित किसानों के लिए 500 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। सर्वे में 50% नुकसान को 100% माना जाएगा। सरकार ने बर्बाद हुई फसलों के लिए पहली बार अलग अलग मुआवजा राशि भी तय की है। इसके अलावा किसानों को अगली फसल के लिए खाद, बीज और इनपुट सब्सिडी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ित किसानों के लिए 500 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। प्रदेश के पीड़ित किसानों को संकट से उबारने को लेकर सरकार की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि सरकार संकट की इस घड़ी में पूरी तरह भूमिपुत्रों के साथ है। हर विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया जाएगा। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। सरकार किसानों को फसल क्षति का समुचित मुआवजा देगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि भवन में पूसा समारोह के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस समारोह में देश के 9 ऐसे राज्यों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कृषि के साथ साथ किसानों की स्थिति में भी सुधार किया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि भवन में पूसा समारोह के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। साथ ही कृषि मंत्री ने देश के हर एक किसान को पूसा में आने के लिए आमंत्रित भी किया है। समारोह में आने वाले हर किसान को खेती की नई तकनीक से रूबरू कराया जाएगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि दालों के बढ़ते दामों को कम करने के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। जैविक खेती का उपयोग करके स्वस्थ भोजन खा सके, इसके लिए भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही 15,000 किसानों के रहने की व्यवस्था की गई है। इस समारोह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पूसा समारोह 19, 20 और 21 मार्च को आयोजित किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अंदर लगभग 1200 एकड़ के अंदर अवस्थित है, जहां से पूरे देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के कार्यकलाप होते रहते हैं। इस 1200 एकड़ के अंदर प्रतिवर्ष एक मेला का आयोजन होता रहा है और उस मेला के आयोजन में 4-5 हजार किसान आते रहे हैं और उन्हें नई प्रजाति के रोपण सामग्री और उच्च पैदावार के बीज वहाँ मुहैया होते रहे। एक परंपरागत रूप से वर्षों से वहाँ चलता रहा है। इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरी या कृषि कल्याण मंत्रालय की भी जो मान्यता है कि किसानों के लिए लेटेस्ट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शन देश भर के किसान देखें, और इसीलिए 19, 20, 21 मार्च को कृषि उन्नति मेला का आयोजन उस परिसर के अंदर पूसा में, जो दिल्ली के मध्य में है, किया जाएगा। 19 मार्च को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के अंदर नव प्रवर्तन उत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ, जो 19 मार्च तक चलेगा। इस उत्सव में देश के कई हिस्सों से किसान नए प्रकार के विकसित बीजों और कृषि उपकरणों को प्रदर्शित करते नजर आए। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के अंदर हर साल की तरह इस साल भी नव प्रवर्तन उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के किसानों ने जहां एक और उन्नत किस्म के बीजों को प्रदर्शित किया, तो वहीं किसानों द्वारा निर्मित कृषि उपकरणों को भी दिखाया गया। नव प्रवर्तन उत्सव में किसान कई तरह की उन्नत प्रकार की विकसित किस्में लाए, जिसमें गन्ना, इलायची, गेहूं, चना और ग्वार की नई वैरायटी शामिल थी। इस उत्सव का आयोजन 12 मार्च को हुआ, जो 19 मार्च तक चलेगा। सफेद
सफेद मक्खी के हमले से इस साल हरियाणा में कपास उत्पादन में भारी कमी आई है। वहीं बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार कपास किसानों को 967 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित कर रही है। हरियाणा में सफेद मक्खी की मार से तबाह हुई कपास की फसल से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राहत पैकेज के तौर पर 967 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। कैप्टन अभिमन्यु के मुताबिक केंद्र सरकार ने मुआवजे के लिए जो राशि तय की है, राज्य सरकार ने उससे ज्यादा मुआवजा देने का ऐलान किया है। राज्य के 5 जिलों में कपास किसानों को फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया जा रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा कपास उत्पादक जिले सिरसा के लिए 320 करोड़ रुपए के राहत पैकेज, वहीं हिसार के लिए 229 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं सफेद मक्खी की मार से कपास के उत्पादन में 30% की भारी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान युवाओं के रोजगार के प्रति बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने राज्य युवा नीति भी बनाई है, जिसके तहत अब से हर सरकारी विभाग को युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सरकारी विभाग के युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी होंगी। विभागीय बजट में भी कुछ प्रतिशत हिस्सा युवाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। राज्य युवा नीति 2016 में इन सभी बातों पर खास ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने नीति के प्रारूप को फाइनल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों को अब युवाओं के लिए किए गए काम का ब्यौरा देना जरूरी होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मौजूदा आबादी में 30 वर्ष के युवाओं की संख्या 41% के करीब है। इन युवा नीति में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों और जोखिमग्रस्त क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष अवसर दिए जाएंगे। साथ ही विकलांग युवाओं की मदद के लिए एक बहुसूत्रीय योजना भी बनाई जाएगी। इस योजना में युवाओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति ध्यान दिया जाएगा। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगोलपुरी में बने नए ITI का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, स्थानीय विधायक राखी बिरला और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में JNU की तर्ज पर आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद के गठन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अब उन्हीं मकानों व दुकानों को मुआवजा मिलेगा जो भूकंप रोधी तकनीक से बने होंगे। उत्तराखंड राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा जिले में JNU की तर्ज पर आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद के गठन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 2 दर्जन बिंदुओं पर निर्णय हुआ। कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन्हीं मकानों व दुकानों के लिए मुआवजा मिलेगा जो भूकंप रोधी तकनीक से निर्मित होंगे। जिनके मकान या दुकान इस मानकों पर नहीं होंगे, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल तरीके से साक्षर किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रयास से 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल तरीके से साक्षर किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस योजना का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। सरकार डिजिटल साक्षरता के लिए 2 योजनाओं, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हमें ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता के विस्तार की योजना बनानी है। 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ घरों में कंप्यूटर नहीं है। उन्होंने डिजिटल साक्षरता का मतलब बताते हुए कहा है कि डिजिटल साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरण और इंटरनेट की जानकारी सभी को हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगोलपुरी में बने नए ITI का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, स्थानीय विधायक राखी बिरला और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ITI के उद्घाटन के मौके पर CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस ITI को बनाने के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन सिर्फ 16 करोड़ रुपए में ही इसे दिल्ली सरकार ने बनाकर तैयार कर दिया है। मतलब करीब 8 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने बचा लिए। केजरीवाल ने दावा किया है कि ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि ईमानदार सरकार काम कर रही है। इस मौके पर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि मौजूदा सरकार छात्रों के लिए बेहद गंभीर है।
और इस नई ITI से उनके भविष्य को संवारने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि साल 2007 में कांग्रेस सरकार ने इस ITI का शिलान्यास किया था, लेकिन वो इसे शुरू नहीं कर पाए। लेकिन मौजूदा सरकार ने आते ही इतनी जल्दी छात्रों के लिए इस इंस्टीट्यूट को शुरू कर दिया। उत्तराखंड राज्य में अगले महीने तक 10 नए विद्युत सब स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 17 नए सब स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे प्रदेश में लोकल फॉल्ट से होने वाली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। उत्तराखंड राज्य के सभी गांव और कस्बों में बिजली पहुंचाने व विद्युत व्यवस्था में सुधार करने के लिए ठोस योजना बनाई गई है, जिसके तहत ऊर्जा निगम ने अगले महीने तक प्रदेश में 10 नए विद्युत सब स्टेशन चालू करने का दावा किया है। साथ ही 17 नए उत्तराखंड राज्य के सभी गांव और कस्बों में बिजली पहुंचाने व विद्युत व्यवस्था में सुधार करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई हैं, जिसके तहत ऊर्जा निगम ने अगले महीने तक प्रदेश में 10 नए विद्युत सब स्टेशन चालू करने का दावा किया है। साथ ही 17 नए सब स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य और केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में कई जगह सब स्टेशन, अंडरग्राउंड लाइन और अन्य कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में अब पाइपलाइन से पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अभी तक इन कॉलोनियों में टैंकर से पानी की आपूर्ति हो रही थी। इसके लिए जल बोर्ड विस्तृत प्लान पर काम कर रहा है, जिसे 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में पाइपलाइन से आपूर्ति होगी। फिलहाल मुनक नहर ठीक होने तक दिल्ली को इस संकट का सामना करना होगा। मुनक नहर की लाइन तोड़ने की वजह से शुरू हुआ जल संकट अब तक सुधर नहीं पाया है। जल बोर्ड अध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा कि इस वजह से बोर्ड अब तक आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। ये आपूर्ति नहर से पानी आने के बाद ही ठीक होगी। हालांकि यमुना नदी से अमोनिया का स्तर कम हुआ है। इसके अतिरिक्त गंगा नहर से जो पानी आ रहा है, जहां से जल बोर्ड के पास शिकायतें दर्ज हो रही हैं, वहां पर टैंकर भेजकर आपूर्ति को ठीक करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सबसे अधिक संकट वाले इलाकों में पश्चिमी दिल्ली, बिंदापुर, मटियाला, तिलकनगर, पहाड़गंज, द्वारका व गोकुलपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अब LED बल्ब सस्ते दर पर मिलेंगे। साथ ही LED बल्ब पर लगने वाले 14.5% टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की खपत कम करने के लिए ये अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत कम हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए लोगों को सस्ते दर पर LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को खुले बाजार में LED बल्ब सस्ते दर पर मिलने लगेंगे। साथ ही LED बल्ब पर लगने वाले 14.5% टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। वैट समाप्त होने पर बाजार में इसकी कीमत कम होने से लोग इसे सस्ती कीमत पर खरीद सकेंगे। सबसे पहले पावर स्टेशनों पर बिजली का बिल दिखाने के बाद लोगों को LED बल्ब सस्ते में देने की योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में जरूरत के मुताबिक बिजली काफी कम है तथा प्रदेश में बिजली की मांग व आपूर्ति में भारी अंतर है। सामान्य बल्ब व ट्यूबलाइट की अपेक्षा LED बल्ब के इस्तेमाल से बिजली की खपत कम होगी। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक कृषि विकास, ग्रामीण परिवेश और खेती बाड़ी से जुड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल ID है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।